हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 9 10 10। तो आज हम फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर के सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे जो कि सीबीएसई द्वारा इशूड किया गया है। हमने इसके जो कितने चैप्टर्स आएंगे इसको देख लिए हैं और उसको लगभग ऑल कवर कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से और जो ग्रीन स्किल से जो क्वेश्चंस 5 नंबर के पूछे गए हैं वो यहाँ पर हैं। तो उसमें से जो 3 हैं 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 3 अटैम्प्ट करने हैं, तो और सब 1 मार्क कैरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि श्रेय एंड अनन्या बोथ ओन बेकरीज, यानी कि श्रेय और जो अनन्या है दोनों बेकरी ओन करते हैं। वाइल श्रेय जस्ट हैंडल्स द कस्टमर हु कम टू हिज बेकरी, अनन्या आल्सो रन एन ऑनलाइन स्टोर एंड मैनेजेस द डिलीवरीज। सिंस बोथ ओन्स द सेम काइंड ऑफ शॉप, who would you categorize as a business person and as an entrepreneur based on their effort of bakery। तो इसमें पूछा है कि आप किसको जो है एक बिजनेस पर्सन है में कैटेगराइज करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बेस पर, क्योंकि वो जो एफर्ट लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो श्रेय है वो बिजनेसमैन है और जो अनन्या है वो एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको सिंपली कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो श्रेय है वो क्या है, एक बिजनेसमैन है और जो अनन्या है वो एक एंटरप्रेन्योर है। सिंपली हमको ये सिंपली ये लिख देना है कि जो श्रेय है वो बिजनेसमैन और अनन्या एंटरप्रेन्योर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सनन्या रन्स अ न्यू ऑनलाइन सर्विस वेयर पीपल आर अवेलेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मेंटेनेंस जॉब। जो सनन्या है वो क्या है, एक न्यू ऑनलाइन सर्विस जो है वो मतलब रन करती है वेयर पीपल आर अवेलेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ मेंटेनेंस जॉब। मेंशन 2 वेज हाउ सी कैन फ्लोरिश हर बिजनेस। तो इसमें जो है हमको 2 वेज जो है उसको मेंशन करने हैं कि वो कैसे उसको फ्लोरिश करे। तो सबसे हम इसको वो कैसे कर सकती है, पहला तो फुलफिल कस्टमर नीड ऑन अ टाइम, जितनी की कस्टमर की नीड है उसको टाइम पर फुलफिल करे तो वो मतलब फ्लोरिश हो सकता है। या फिर यूज़ लोकल्स गुड क्वालिटी मटेरियल, या फिर हायर मोर पीपल अकॉर्डिंग टू जॉब नीड्स, यानी कि जो मोर पीपल उसको हायर करे अकॉर्डिंग जैसे जॉब की नीड हो। लोअर द प्राइस ऑफ दियर सर्विसेज, या फिर गिव ऑफर्स। तो हम मार्केटिंग में जैसे कि बिजनेस हमें पता है कि उनको कुछ ना कुछ करके हमें उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करना ही पड़ता है, तो इसलिए हमें ऑफर्स देकर या फिर लो प्राइस कर हमें उनको मतलब अट्रैक्ट करके अपने बिजनेस में ग्रोथ करनी ही होगी। तो इसमें यहाँ पर हम इसमें से 1-2 हम तरीके लिख सकते हैं, या फिर चाहे लिख दें ऑफ़र देकर या फिर लो प्राइस कर तो ये हमारे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, what you call the kind of development where futures and present needs are ensured simultaneously। व्हाट यू कॉल द काइंड ऑफ डेवलपमेंट, जो हम किस प्रकार के डेवलपमेंट हो रहे हैं जहाँ फ्यूचर और प्रेजेंट जो है वो साइमल्टेनियसली इंश्योर हो रहा है या फिर डेवलप हो रहा है। हम इसको हमने पढ़ा था सिंपली ग्रीन स्किल वाले चैप्टर में कि जो है हम अपनी नीड्स को पूरा करके या फिर फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी ध्यान में रखें और उस प्रकार हम डेवलप करें, तो हम उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सिंपली इसमें वही जो है घुमाकर क्वेश्चंस पूछा है, तो इसमें डायरेक्ट आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत पोषणीय विकास। यहाँ से हमारा सिंपल तीसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। चौथा क्वेश्चन क्या है, द इशूज ऑफ पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, वाटर यूज, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी आर टेक केयर ऑफ अंडर विच वर्ल्ड वाइड समिट एज ग्लोबल गोल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सिंस व्हेन। तो ये किस जो है समिट में इसको मतलब किया गया था, जो गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को हम डिफाइन करेंगे। हमने बताया था कि वीडियोस में कि वो सबसे पहले जो समिट हुई थी वो हुई थी 1992 में रियो डू जेनेरियो, यानी कि ब्राज़ील में हुई थी। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि ये जो गोल्स हैं यानी कि पॉवर्टी या फिर जेंडर इक्वालिटी, वाटर यूजेस, इन सब गोल्स को वर्ल्ड वाइड में किस समिट में जो है इसको गोल बनाया गया था। तो यहाँ पर वो वाला आंसर होगा, यहाँ पर आंसर होगा जो समिट हुई थी वहाँ पर यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में हुई थी, वहाँ पर इन सब चीज़ों को जो है गोल्स बनाया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स में के अंतर्गत आया था और वे हुई थी सितंबर 2015 में, और कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। इस प्रकार हमारा ये जो यहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप स्किल और ग्रीन स्किल्स जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 नंबर के या फिर 5 नंबर के वो कवर होते हैं। एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ 2 गिवन ईच क्वेश्चन ऑफ मार्क
1। तो 1 नंबर के यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सॉरी 2 नंबर के, तो एक क्वेश्चन इसमें से करना है कि एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शंस व्हिच हेल्प टू एंटरप्रेन्योर टू मैनेज द इनकम अर्न। तो कैसे 2 फंक्शन में बताना है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो इनकम अर्न करते हैं उसको मैनेज करें। तो सिंपली जो है इसको इनकम को डिवाइड कर दें, पहला जो है इससे मैनेज कर सकते हैं, या फिर जो है उसको मेकिंग डिसीजंस, अपने जो डिसीजन हैं कि कैसे वो डिसीजन लेते हैं, अपने आगे के इफेक्ट मतलब आगे कैसे प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर हम उसके सिंपली दो है फंक्शंस को बता सकते हैं। सो डिवाइड इनकम के अंतर्गत क्या आएगा, द एंटरप्रेन्योर डिवाइड द बिजनेस मनी टू मैनी ग्रुप। बिल्कुल कि जो एंटरप्रेन्योर होगा वो अपने जो बिजनेस को डिवाइड करेगा कई सारे ग्रुप में, ही सी जो भी हो, वो स्पेंड मनी टू बाई मटेरियल्स, पे रेंट्स और बिल्डिंग एंड सैलरीज टू पीपल। तो वहाँ से वो जो है स्पेंड करेगा मनी को, बाई मटेरियल करेगा, यानी कि कुल मिलाकर कह रहा है कि वो अपनी जो इनकम हो डिवाइड कर दो अलग अलग, जिससे उसकी इनकम में है ग्रोथ भी होगी और उसके इनकम को कहीं मतलब वो इफेक्ट भी नहीं करेगा, वो उसके पास सेव भी रहेगा और उसका और भी जो इनकम होगी वो बढ़ती रहेगी। और दूसरा क्या है, इंक्रीज द सेल ऑफ दियर प्रोडक्ट। इसमें क्या करेंगे कि वो कैसे मतलब इंक्रीज करें। तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें होगा कि वो डिसीजन कैसे लेता है, इंक्रीज द सेल ऑफ दियर प्रोडक्ट्स में। तो डिसीजन क्या, एंड एंटरप्रेन्योर मेक डिसीजन एवरीडे, यानी कि एंटरप्रेन्योर जो है एवरीडे डिसीजन लेते हैं। दिस इंक्लूड्स व्हाट टू प्रोड्यूस और सेल, हाउ मच एंड वेयर टू सेल। तो अपने डिसीजन से, अपने जो सोचने की क्षमता से वहाँ से वो जो है अपने डिसीजन को ले सकता है। उसके बाद जिससे उसकी सेल में इंक्रीज़ हो सकता है, उसके प्रोडक्ट की सेल में इंक्रीजमेंट हो सकती है। अब 6वां क्वेश्चन है, हाउ विल एन एजुकेटेड इंडिविजुअल हेल्प इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हमने इसको बात किया था उसमें जब हम वीडियो में देख रहे थे कि कैसे एजुकेटेड इंडिविजुअल, क्योंकि उसमें एक फैक्टर था एजुकेशन कि एजुकेशन कैसे हेल्प करता है। क्योंकि हम इसका सिंपली आंसर अगर बताएं तो सिंपली क्या हो सकता है कि अगर एजुकेशन रहेगी तो हमें अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड, अपने जो पोल्यूशन से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में जानकारी होगी और हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो इसमें क्या होगा कि हमने बताया कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चिल्ड्रंस हु हैव गॉन टू स्कूल विल बी एबल टू डू जॉब्स। जो स्कूल जाते हैं वो मतलब हो जाएंगे जॉब करने में, सो डैट दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, जिससे वे अपने आप को मतलब टेक केयर कर सकते हैं या फिर अपने फैमिलीज़ को। एजुकेशन हेल्प अस बिकम अवेयर ऑफ आवर रूल्स एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये हमें मतलब अवेयर बनाती है। हमने जैसे बताया कि हमारे रूल्स क्या हैं, जैसे जो हमारे इन्वायरमेंट्स के प्रति या फिर जो अर्थ में या फिर पोल्यूशन बढ़ रहा है, इन सब में हमारे रोल्स क्या हैं, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। और अभी के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं इसको भी हम मतलब रिड्यूस ना करके जो फ्यूचर में जो डेवलपमेंट्स होंगे या फिर जो उनकी नीड्स होगी उसको भी पूरा कर सकें। तो ये सिर्फ एक ही रीज़न से हो सकता है, वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन एज वी नो। सो यहाँ से हमारा ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो क्वेश्चन है वो क्लियर है। अब हम आएंगे सब्जेक्ट एंड स्पेसिफिक स्किल, जो कि ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वहाँ से, और उसको हमने लगभग कवर किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें से 6 में से 4 क्वेश्चन है उसको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फिजिकल एक्टिविटी कैरीड आउट अंडर एन एग्रीड सेट ऑफ यूनिवर्सल रूल फॉर कंपटीशन। तो ऐसी कौन सी फिजिकल एक्टिविटी है जो कि मतलब जिसमें एग्रीड सेट ऑफ रूल्स होते हैं और कंपटीशन के लिए होती है। तो हम इसको सिंपली पढ़े थे, हमने अपने पहले वीडियो में बताया था फ्री प्ले की, इसको क्या कहते हैं, जिसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं, जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज़ द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं और हर जगह वो मतलब एकदम सेम रहते हैं, वहाँ पर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होती। तो उसे हम स्पोर्ट्स कहते हैं। सिंपली हमें एक वर्ड में लिख देना है, इस नोन एज स्पोर्ट्स। अब बिटवीन गेम्स एंड प्ले विच इज़ फॉर्म एट डोंट फॉलो एनी सेट ऑफ रूल्स। हमें सिंपली पता है कि हम प्ले करते हैं, जो सिंपली खेलते हैं उसमें हम अपने रूल्स भी बनाते हैं या फिर कोई रूल्स नहीं होते। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि विद और विदाउट सेट ऑफ रूल। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें किसी प्रकार के सेट ऑफ रूल्स की आवश्यकता नहीं होती है, तो सिंपली जो है वो एक्टिविटी है प्ले। तो इसमें दूसरे का आंसर हो जाएगा क्या, प्ले। अब तीसरा क्या है, प्लानिंग ऑफ प्ले इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। अब किसी चीज़ की प्लानिंग करके करेंगे तो जाहिर सी बात है वो जो है स्ट्रक्चर्ड वे होगा, स्ट्रक्चर्ड वे में अपना जो है वो कवर अप होगा। तो प्लानिंग इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ये सिंपली हम स्ट्रक्चर को कर देंगे, प्लानिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्ले का पार्ट है। अब 10वां क्वेश्चन है, बिटवीन परमानेंट एंड पोर्टेबल इक्विपमेंट
विच इज़ रिफर्ड फॉर मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे हमने बताया था कि उसमें जैसे एक एग्जांपल लिया था, जैसे कि आउटडोर या फिर इंडोर एक्टिविटीज़ में जैसे हम कुछ चीज़ें होती हैं जो मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स में यूज़ होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अब उसमें हमने क्या बताया था कि जैसे परमानेंट होती हैं, जैसे मान लीजिए बास्केटबॉल का या फिर कोर्ट हो गया, या फिर मान लीजिए फुटबॉल का जो स्टैम्प हो गया, या फिर वॉलीबॉल का, तो उन सबको परमानेंट कर दिया जाता है, उसको हम हटा नहीं सकते, इसलिए हम उसको मल्टीपर्पज़ वे में यूज़ नहीं कर सकते। तो हम इसलिए इसमें क्या आंसर होगा, जो पोर्टेबल इक्विपमेंट है उसको मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपली पोर्टेबल इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मेंशन एनी वन प्रॉप और इक्विपमेंट यूज टू मेकिंग बाउंड्रीज। हमने उसमें कई सारे प्रॉप्स देखे थे। प्रॉप्स यानी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, प्रॉप्स का मतलब होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो कि बाउंड्री बनाने के पर्पज़ से यूज़ आता है। तो हम इसको कई सारे जो है वो प्रॉप्स हैं, इसमें जैसे कोन हो गया, या फिर मेकर्स कोन हो गया, डोम्स हो गया, या फिर सॉसर कोन्स। तो इन सब जैसे हम कोन्स को रख कर ताकि हमारी जो बाउंड्री है वो सही बने, इससे हम यूज़ कर सकते हैं सिंपली। तो कोन्स जो है वो मोस्ट वो है जो कि नोन है, जो यूज़ होता है बाउंड्रीज़ बनाने में। क्वेश्चन नंबर 12 है, द इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैप्टर से है कि द इन्वेंट्री मैनेजमेंट पोजेस ऑफ रेगुलर ट्रैकिंग एंड इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट अवेलेबिलिटी एंड कंजप्शन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो इसे हम कहते क्या हैं, जैसे हमने बताया था कि एक जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो भंडार का जब मैनेज होता है, तो उसमें क्या होता है, रेगुलर ट्रैकिंग होती है कि इक्विपमेंट कितना है, कितना यूज्ड है, कितना या फिर अभी बेकार पड़ा हुआ है, कितना रिपेयर होने के लिए दिया गया है, और उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, कंजप्शन कितना है। तो उसको हम कहते क्या हैं, उसको हमने बताया था कि उसकी ऑडिट होती है, यानी कि उसको हम ऑडिट करते हैं और एक कॉलम बनाते हैं, उसमें पूरे उसको हम स्पेसिफाई करते हैं कि कितना है, अभी कितना मतलब जो है वो बेकार है, कितना बनने के लिए दिया गया है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इज़ नोन एज ऑडिट। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्लियर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। सो आंसर 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, जो इसमें से 4 क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड गेम, गेम और स्पोर्ट के बीच डिफरेंस क्या है। सो सबसे पहले हमने बताया कि स्पोर्ट्स में जो है एग्रीड सेट ऑफ रूल होते हैं और वे यूनिवर्सल होते हैं और कंपटीशन के पर्पज़ से खेले जाते हैं, और किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, नेशनल या फिर इंटरनेशनल बॉडीज़ द्वारा। गेम में क्या होता है, गेम एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है और जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट होते हैं और वे अपने द्वारा जो है रूल्स को बना सकते हैं अपने लिए। उसमें क्या होता है, मेन जो इसका डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि उसमें यूनिवर्सल रूल होता है, इसमें जो प्लेयर्स है वो अपने रूल्स बना सकता है और ये किसी गोल को अचीव करने के पर्पज़ से खेलता है। सो गेम एक्चुअली ये है, जैसे हम कोई कंपटीशन होता है तो उसमें हम गेम कहेंगे कि हमें ये गोल दिया गया, हमें ये अचीव करना है, तो हम ये गेम खेल रहे हैं। सो अब व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर प्ले, क्वेश्चन नंबर 14 है। हमने उसमें जो टेबल बनी थी उसमें कई सारी बात बताई थी कि स्ट्रक्चर प्ले का एडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है, इनकरेज क्रिएटिविटी, बिल्कुल, रिटेन इंटरेस्ट, प्रमोट सेंस ऑफ ओनरशिप, प्रमोट कम्युनिकेशन, या फिर इन्हेंस लर्निंग। तो ये सारे जो है स्ट्रक्चर्ड प्ले के जो है वो हमारे एडवांटेज हो गए। इसके कई सारे डिसएडवांटेज हैं, हम मतलब उसको एकदम एक लाइन से नहीं खेल सकते, या फिर उसमें मतलब फ्लक्चुएशन आ सकता है, तो हमें चोट भी लग सकती है। तो इन सब ये जो है कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन इसके एडवांटेज भी हैं स्ट्रक्चर्ड प्ले के। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या आता है, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट फैक्टर वाइल सिलेक्टिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में हमने जो 4-5 जो है फैक्टर्स पढ़े थे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है। सिंपली हमने एकदम सिंपली बताया था कि एज होती है, सबसे पहले एज। दूसरा क्या है कि हाँ किस एज का जो है वो मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जैसे छोटा बच्चा तो कोई बड़े बच्चे का एज का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज़ तो करेगा ही, तो इसलिए सबसे पहला फैक्टर एज होगा। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड किस मतलब जैसे मान लीजिए कोई वो है या फिर कोई कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छा बनाती है, जो कि हमें बहुत कंफर्ट देता है या फिर लॉन्ग लास्टिंग रहता है, या फिर कोई कंपनी रहती है जो लेस रिप्यूटेड कंपनी रह सकती है, वो जो है वो यानी कि मतलब बहुत अच्छा नहीं बनाती है, उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं बहुत अच्छी नहीं रहती, इसलिए वो कम चलता है या फिर हमें पेन करता है, या फिर वो जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। तो इन सब फैक्टर हैं। तीसरा क्या है, स्पोर्ट्स टाइप या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रुप साइज, बजट। स्पोर्ट्स टाइप में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स हैं, हमें अलग अलग प्रकार के जो है वो उसके जो मटेरियल्स हैं उसको लेना होगा। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने देखा था इंडोर आउटडोर गेम्स होते हैं, इंडोर के लिए अलग इस इक्विपमेंट ज़रूरत पड़ती है, आउटडोर के लिए अलग। और तीसरा क्या है, ग्रुप साइज, जैसे ज़्यादा लोग के ग्रुप साइज को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें और उसके बाद उसको जो है अलग अलग इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दें,
तो इस पर भी जो है एक निर्भर रहता है। बजट कैसी है, बजट अवेलेबिलिटी जो है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये कि हमारे पास इतने बजट हैं तो इसमें हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदने हैं तो हम उतने ही खरीद सकते हैं, बल्कि ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके प्राइस जो है वो फिक्स होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इंग्लिश द नेम ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट विच कैन बी यूज टू मूवमेंट एजुकेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन। तो जो इनलिस्ट करना है हमें नेम ऑफ प्रॉप्स, यानी कि प्रॉप्स को इनलिस्ट करना है एंड इक्विपमेंट्स को विच कैन बी यूज टू मूवमेंट एजुकेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन। मूवमेंट एजुकेशन और फिजिकल एक्टिविटी चिल्ड्रन के लिए जो है वो यूज़ आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, मेकर्स की, कोन्स की, स्टेप हर्डल्स की और एगिलिटी बार की, बैलेंसिंग बीम, बीन बैग्स या फिर स्कीपिंग रोप्स। तो इन सब चीज़ों की जो है वो प्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है हमें जो है मूवमेंट एजुकेशन या फिर फिजिकल एक्टिविटीज चिल्ड्रन के लिए, जो कि यूज़ में आती है। अब 17वां क्या है कि गिवन द टर्म इन्वेंटर इन स्पोर्ट्स, डिफाइन द टर्म इन्वेंटर इन स्पोर्ट्स। इन्वेंटर क्या होता है स्पोर्ट्स में, इन्वेंटर इन स्पोर्ट्स रिफर्स टू कि व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जैसे हमने इन्वेंटर क्या होता है, इन्वेंटर यानी कि भंडार, जैसे हमने बताया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन स्पोर्ट्स रिफर्स टू अ स्पोर्ट्स गुड इक्विपमेंट मटेरियल स्टॉक्ड विद द पर्पस ऑफ यूजिंग इन अ फ्यूचर और इन अ सिस्टमेटिक मैनर। कि हम जो है इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री का एग्जैक्ट मीनिंग होता है भंडार। तो भंडार यानी कि हम जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उसको सिस्टमेटिक मैनर से या फिर फ्यूचर में यूज़ के लिए हम उसको जो है गुड्स को, इक्विपमेंट्स को जो है एक मतलब एक ऑर्डर्ड वे में रखें या फिर उसको फ्यूचर में सिस्टमेटिक वे जैसे यूज़ हो सके। तो वही क्या है, इन्वेंटर है स्पोर्ट्स में, उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। अब जैसे हम हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन से ही इसका आंसर मिल जाएगा कि इंपॉर्टेंस क्या है। अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, सिंपली फ्यूचर में हम उसको यूज़ सिस्टमेटिक बेस से नहीं कर पाएंगे, डेट्स इट। तो हम उसको सिस्टमेटिक मैनर से यूज़ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, हम रस करेंगे एट अ टाइम ऑफ स्पोर्ट्स या फिर एट अ टाइम ऑफ एनी एक्टिविटी। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि जैसे एकदम एक्यूरेट में, जैसे कि रिप्लेस लॉस्ट इक्विपमेंट ऑन टाइम। यस बिल्कुल, ये हम उस टाइम प्रेस करेंगे, रिप्लेस हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, कुछ हमारे पास उसकी जानकारी नहीं रहेगी, उसकी ऑडिट नहीं हो पाएगी। दूसरा क्या है, मेंटेन स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी ऑफ गुड्स। तीसरा, रिप्लेस स्टॉक ऑन टाइम, बजट कंट्रोल, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ स्टॉक, कीप ट्रैक ऑफ स्टॉक। तो ये सब जो है इनके इम्पोर्टेंस है। तो हम अगर अपने सिलेबस में देखें तो हम सिंपली लिख दें कि वो सिस्टमेटिक मैनर से यूज़ नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर फ्यूचर में उसको हम रस करेंगे यूज़ करते समय, तो इसलिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हमारा सेक्शन भी जो है कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन सी से जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो, उसमें से हमें सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 3 हैं और 4 नंबर है। सजेस्ट अ सैम्पल डिज़ाइन ऑफ ऑडिट शीट टू हेल्प मंथली ट्रैकिंग ऑफ स्पोर्ट्स इन्वेंट्री। तो हमने जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो एक्टिविटीज़ में हमने एक ऑडिट शीट देखी थी, सिंपली हमें वही बनाने नहीं है। ऑडिट शीट के अंतर्गत हमें कुछ जो प्रॉप्स के या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के आइटम्स हैं उसको मेंशन कर देना है। उसके बाद स्टॉक की कितने डेट को आया ये स्टॉक, कितने अभी जो है वो अनयूज्ड हैं या फिर कितने सर्विस में, यानी कि कितने यूज़ हो रहे हैं अभी, और कितने नॉन सर्विलेबल हैं या फिर कंज्यूम हो चुके हैं या फिर ख़राब हो चुके हैं, और ये 21 महीने में है, ये भी हमें वहाँ पर मेंशन करना होगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको वो ऑडिट शीट जो है दिख जाएगी, जिसमें आपको किस मंथ में किस डेट को ये स्टॉक आया या फिर जो भी हो वो जो है मेंशन रहेगा। तो हमें इसमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है, आइटम्स का, स्टॉक डेट का या फिर किस महीने में आया, मंथ का, और कितने अनयूज्ड हैं, कितने सर्विस में हैं या फिर कितने कंज्यूम हो चुके, इन सब के जो है नंबर्स लिख दें और जो आइटम्स के या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को लिख दें। तो यहाँ से हमारी ये ऑडिट शीट जो है वो तैयार हो जाएगी। अब उसके बाद आता है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस कंपोनेंट्स इन अ लेसन प्लान फॉर ऑर्गेनाइजिंग फ्री प्ले एक्टिविटी। तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है फ्री प्ले एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सबसे पहले अगर हम सोचिए कि कोई एक्टिविटी हमने देखा था उसमें कि कोई भी फ्री प्ले एक्टिविटी कराने के लिए हमें सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव है या फिर क्या एम है, हमें उसकी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका। दूसरा क्या है, क्लास साइज़, कितनी क्लास साइज़ है कि यहाँ 8-8 का लेना है, 10-10 का या फिर 20-20 का। तो और एज ग्रुप भी डिपेंड करता है, अगर हम बड़े के साथ छोटे को लेना है तो इसलिए जो है एज ग्रुप में भी हम इसको डिवाइड करके वो इन सब कंपोनेंट्स को ध्यान में रखना है। तीसरा है इक्विपमेंट अवेलेबल, किस प्रकार का इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल है, उसी तरीके के हम फ्री प्ले एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कराएं, तो ये भी एक फैक्टर है या फिर ये भी एक कंपोनेंट है। और पांचवा क्या है, लेसन आउटकम।
तो सॉरी लर्निंग आउटकम क्या है इसकी। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इन अ लेसन प्लान फॉर ऑर्गेनाइजिंग फ्री प्ले एक्टिविटी। तो यहाँ अब और आता है लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ, यानी कि क्वेश्चन हाउ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज़ कैन बी मेड एज अप्रोप्रिएट। तो इसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं एंड उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो एज अप्रोप्रिएट होती हैं। ये एक मतलब वो है इन्वेंटिव मैनेजमेंट का क्वेश्चन, जैसे हमने देखा कि एज अप्रोप्रिएशन एक मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब अगर कोई व्यक्ति, अब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर कि कोई व्यक्ति एक बड़ा है या फिर कोई एक स्मॉल है, तो बड़े में क्या होगा, उसकी वेट ज़्यादा होगी, उसकी साइज़ ज़्यादा होगी, उसका शेप ज़्यादा होगा, या फिर चेंज इन कलर, चेंज इन मटेरियल्स, यानी कि जब उसकी ये सब चीज़ ज़्यादा होगी तो वहाँ उसके कलर्स में भी डिफरेंस आएगा, या फिर यानी कि जैसे वो जो है दूसरे प्रकार का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स यूज़ करेगा, मटेरियल्स दूसरे प्रकार का यूज़ करेगा। वही छोटा बच्चा जो है वो जो है उनसे जो है छोटा, यानी कि स्मॉल जो है उसका, क्योंकि वेट जो है और साइज़ जो है, शेप जो है वो सब छोटा रहेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है या फिर ये एज अप्रोप्रिएशन पे डिपेंड करता है। सो फ्रेंड, इसी के साथ हमारा ये जो सैम्पल पेपर का डिस्कशन है वो मतलब समाप्त होता है। अब इस पूरे सैम्पल पेपर को जो इसकी जो मार्किंग स्कीम है या फिर इसके जो सॉल्यूशन है उसकी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ से आप इस पूरे चैप्टर्स को जो है आप के सॉल्यूशंस को वहाँ से आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।